नगर के बाहरी हिस्से में एक साधारण सा घर था। न महल, न पहरेदार, न वैभव। वहीं रहता था चंद्र। लोग उसे एक मेहनती, साहसी युवक के रूप में जानते थे, जो जंगल से जड़ी बूटियां लाता, व्यापारियों की मदद करता और अपनी छोटी बहन तारा का हर हाल में ध्यान रखता। किसी को यह आभास भी नहीं था कि यही युवक एक दिन इतिहास बदल देगा। चंद्र के माथे पर एक हल्का सा चिन्ह था, जिसे वह अक्सर पगड़ी से ढक कर रखता। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि असली तेज दिखावा नहीं करता। वह यह नहीं जानता था कि यही चिन्ह उसकी असली पहचान का संकेत है। उसके जीवन में संघर्ष था, पर शिकायत नहीं। माता पिता का साया जल्दी उठ गया था, पर उसने तारा से वादा किया था, जब तक मैं हूं तुझे कोई दुख नहीं छुएगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश के रंग सुनहरे हो रहे थे, तारा ने हंसते हुए कहा, भैया, मैंने सुना है केतकी के फूल सबसे सुंदर होते हैं। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? उसकी आंखों में बचपन की मासूम चमक थी। चंद्र ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसे यह नहीं पता था कि यह छोटी सी इच्छा उसे ऐसी राह पर ले जाएगी जहां से कोई लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों में चर्चा थी कि केतकी वन समुद्र के पार एक रहस्यमयी द्वीप पर है। वहां 700 राक्षसों का आतंक है। जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी सुनकर भी चंद्र के कदम नहीं डगमगाए। उसने मन ही मन निश्चय किया, अगर भाग्य ने मुझे साहस दिया है तो डर से पीछे हटना अपमान होगा। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसे बार बार वही सपना आता, एक विशाल वन, समुद्र की गर्जना और उसके माथे से निकलती रोशनी जो अंधेरे को चीर देती है। अगली भोर वह धनुष, तरकश और तलवार लेकर निकल पड़ा। तारा ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, जल्दी लौट आना भैया। चंद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो जानता हो कि यह यात्रा केवल फूलों के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। जंगल की राह पर बढ़ते हुए उसे बार बार महसूस हुआ कि यह मार्ग अनजाना नहीं है। जैसे यह धरती, ये पेड़, ये हवाएं उसे पहचानती हों। उसे नहीं पता था कि वह केवल अपनी बहन की इच्छा पूरी करने नहीं जा रहा, बल्कि अपने ही भाग्य के द्वार पर दस्तक देने जा रहा है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी यात्रा एक छोटी सी इच्छा से शुरू होती है। चंद्र के लिए केतकी के फूल केवल फूल नहीं थे, वे उस रहस्य की चाबी बनने वाले थे जो उसे उसके असली अस्तित्व तक पहुंचाने वाला था। जंगल की पगडंडी धीरे धीरे और घनी होती गई। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी थीं, जैसे वे किसी अनजाने यात्री को रोकना चाहती हों। हवा में अजीब सी गंध थी, नम मिट्टी, जंगली फूलों और किसी छिपे खतरे की। चंद्र निर्भीक आगे बढ़ता रहा। उसे गांव वालों की चेतावनी याद थी, केतकी वन तक पहुंचने के लिए पहले राक्षसों की भूमि से गुजरना होगा। कुछ दूर चलते ही उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह एक राक्षसी थी, लंबे बिखरे बाल, अंगारों सी आंखें और दांत जो तलवार जैसे चमक रहे थे। एक पल के लिए वातावरण जम सा गया, पर चंद्र के चेहरे पर भय की जगह संयम था। उसने झुककर कहा, प्रणाम बुआ। साथ लाया शिकार उसके चरणों में रख दिया। राक्षसी चौंकी। इतने साहस से किसी मानव ने उससे पहले बात नहीं की थी। उसका क्रोध लालच में बदल गया। उसने गरजती आवाज में कहा, तू डरता नहीं? चंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, डरता तो यहां आता ही क्यों। राक्षसी ने हौंसते हुए उसे समुद्र तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। रास्ता अब पथरीला था। कुछ ही देर में समुद्र का विशाल दृश्य सामने था। लहरें गरज रही थीं, मानो किसी को चुनौती दे रही हो। चंद्र को राक्षसी द्वारा बताया गया मंत्र याद आया। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और मंत्र का उच्चारण किया। अचानक समुद्र की लहरें और प्रचंड हो उठीं, फिर धीरे धीरे दो भागों में बौंटने लगीं। उनके बीच एक सूखा मार्ग उभर आया,
चमकता हुआ, रहस्यमयी। चंद्र ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। वह उस मार्ग पर बढ़ चला। दोनों ओर उठती जल दीवारें मानो उसे देख रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि मार्ग उसे एक द्वीप की ओर ले जा रहा है। वह द्वीप वीरान था, पर उसकी निस्तब्धता में एक अजीब सी चेतावनी छिपी थी। जैसे ही उसने द्वीप की भूमि पर कदम रखा, समुद्र का मार्ग पीछे से बंद हो गया। अब वह अकेला था। सामने एक विशाल महल खड़ा था, टूटा हुआ, पर अब भी भव्य। आकाश में कौए मंडरा रहे थे और वातावरण में मृत्यु की गंध थी। महल के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक धीमी सिसकी सुनाई दी। एक कक्ष में उसने एक युवती को कैद पाया, राजकुमारी प्रेमलता। उसकी आंखों में भय और आशा दोनों थे। उसने बताया कि यह द्वीप 700 राक्षसों का निवास है और केतकी वन उन्हीं के नियंत्रण में है। यदि तुम फूल चाहते हो, उसने कहा, तो पहले उनके विनाश का रहस्य जानना होगा। चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल फूल लेने नहीं आया, मैं सत्य तक पहुंचने आया हूं। उसे आभास हो चुका था कि यह यात्रा केवल तारा की इच्छा पूरी करने की नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य को उजागर करने की शुरुआत है। द्वीप की हवा भारी थी, पर चंद्र का साहस उससे भी भारी। समुद्र ने उसे रास्ता दिया था। अब आगे अंधकार से सामना होना बाकी था। राजकुमारी प्रेमलता की आंखों में वर्षों की कैद का दर्द था, पर उस दर्द के पीछे एक आशा भी छिपी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राक्षसों को तलवार से नहीं मारा जा सकता। उनकी मृत्यु की चाबी एक गहरे सरोवर में छिपी है। वहां एक संदूकची है जिसमें दिव्य पुष्प हैं। उनके रस से ही उनका अंत संभव है। पर सावधान, एक बूंद भी भूमि पर गिरी तो वही रस तुम्हें भस्म कर देगा। चंद्र ने बिना झिझक उत्तर दिया, जहां तक भाग्य ने लाया है वहां से पीछे नहीं लौटूंगा। प्रेमलता ने उसे सरोवर का मार्ग बताया। रात गहराती जा रही थी। आकाश में बादल घिर आए थे और हवा में सिहरन थी। कुछ दूर चलने पर चंद्र उस सरोवर तक पहुंचा। जल स्थिर था, पर उसकी गहराई भयावह। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। उसने तलवार किनारे रखी, एक गहरी सांस ली और जल में कूद गया। सरोवर भीतर से पूर्ण अंधकारमय था। ऊपर का आकाश गायब हो चुका था। चारों ओर काली परछाइयां घूम रही थीं। उसकी सांसें भारी होने लगीं। जल का दबाव सीने पर पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। एक पल को लगा कि शायद वह लौट न पाए। तभी अचानक उसके माथे का चांद चमक उठा। पहले हल्की आभा, फिर तेज प्रकाश। उसके हाथों की हथेलियों पर बने तारे भी दमकने लगे। पूरा सरोवर जैसे चांदी की रोशनी से भर गया। अंधकार पीछे हटने लगा। उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, जैसे यह शक्ति हमेशा से उसके भीतर थी, बस जागने की प्रतीक्षा में। प्रकाश की उस किरण में उसे तल दिखाई दिया। वहां एक पुरानी संदूकची जंजीरों से जकड़ी पड़ी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ा और ऊपर की ओर तैरने लगा। उसके फेफड़े जल रहे थे, पर चांद की रोशनी उसे शक्ति देती रही। अंततः वह सतह पर आ गया। कांपते हाथों से उसने संदूकची खोली। भीतर 2 दिव्य पुष्प रखे थे। उनके रंग असाधारण थे, जैसे सूर्योदय और संध्या एक साथ खिल उठे हों। उनसे निकलती सुगंध में एक विचित्र शक्ति थी। उसे प्रेमलता की बात याद थी। उसने सावधानी से उन पुष्पों को मसलकर उनका रस अपने शरीर पर रगड़ लिया। एक बूंद भी नीचे गिरने न पाए, इसका विशेष ध्यान रखा। जैसे ही रस उसके शरीर में समाया, उसे लगा मानो उसकी नसों में अग्नि दौड़ रही हो। पर यह विनाश की नहीं, जागरण की अग्नि थी। उसके भीतर का साहस अब अडिग बन चुका था। तभी दूर से गड़गड़ाहट सुनाई दी। धरती कांप उठी। 700 राक्षसों को उसके सरोवर तक पहुंचने का आभास हो चुका था। वे गरजते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। चंद्र ने आकाश की ओर देखा। अब वह भयभीत युवक नहीं था। उसके भीतर छिपी दिव्य शक्ति जाग चुकी थी। अंधकार ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर वही अंधकार उसके प्रकाश का कारण बन गया। अब अगला क्षण निर्णायक था और इतिहास लिखे जाने वाला था। सरोवर से बाहर निकलते ही चंद्र ने धरती की कंपकंपी महसूस की। दूर दूर तक गूंजती गर्जनाएं आसमान को चीर रही थीं।
700 राक्षसों को आभास हो चुका था कि कोई उनके विनाश का रहस्य जान चुका है। देखते ही देखते चारों दिशाओं से विशाल कद काठी वाले राक्षस दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। किसी के हाथ में गदा, किसी के पास तलवार, तो कोई भाला ताने हुए गरज रहा था। उनके कदमों से धरती थर्रा रही थी। चंद्र अकेला खड़ा था। उसके शरीर पर दिव्य पुष्पों का रस चमक रहा था। उसके माथे का चांद अब पहले से अधिक तेजस्वी था। भय का कोई चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं था। वह जानता था यह युद्ध तलवार का नहीं, भाग्य का है। पहला राक्षस झटपट कर उसकी ओर आया। जैसे ही उसने चंद्र को छूने की कोशिश की, एक तेज प्रकाश फूटा और वह चीखता हुआ राख में बदल गया। बाकी राक्षस ठिठक गए। फिर क्रोध में अंधे होकर सब एक साथ उसकी ओर टूट पड़े। चंद्र ने आंखें बंद कीं, जैसे भीतर की शक्ति को पुकार रहा हो। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर प्रकाश से घिर गया। वह प्रकाश साधारण नहीं था। उसमें सरोवर की चमक, चांद की शीतलता और अग्नि की तीव्रता एक साथ समाई हुई थी। राक्षस एक एक कर उसके निकट आते और उसी क्षण धराशायी हो जाते। कुछ चीखते, कुछ भागने का प्रयास करते, पर देर हो चुकी थी। जिस रस को वे सदियों से छिपाकर रखते आए थे, वही आज उनके अंत का कारण बना। कुछ ही क्षणों में वह मैदान, जो अभी तक आतंक से गूंज रहा था, शांत हो गया। 700 राक्षस धरती पर निष्प्राण पड़े थे। आकाश में अचानक एक स्वच्छ उजाला फैल गया, जैसे किसी ने अंधकार की चादर हटा दी हो। केतकी वन, जो वर्षों से भय और रक्त से रंगा था, अब मुक्त था। हवा में एक नई सुगंध थी, स्वतंत्रता की। चंद्र ने गहरी सांस ली। उसके भीतर का तनाव ढीला पड़ा। वह जानता था कि यह विजय केवल उसकी नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की थी जो उसके साथ रही। वह महल की ओर लौटा, जहां प्रेमलता प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, पर जैसे ही उसने चंद्र को सुरक्षित देखा, वह भावुक हो उठी। क्या सब समाप्त हो गया? उसने धीमे स्वर में पूछा। चंद्र ने सिर हिलाया। अब कोई भय नहीं। वे दोनों केतकी वन की ओर बढ़े। वहां पीले और नारंगी फूल ऐसे खिले थे जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। चंद्र ने सावधानी से कुछ फूल तोड़े तारा की इच्छा पूरी करने के लिए, पर वह जानता था यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी वीरता की गूंज अब दूर दूर तक पहुंचेगी, और जब यह गूंज महल तक पहुंचेगी, तब वर्षों पुराना सत्य जागेगा। केतकी वन मुक्त हो चुका था, पर अब एक और वन षड्यंत्र और झूठ का उजड़ने वाला था। केतकी वन की मुक्ति की खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे, एक युवक है जिसके माथे पर चांद चमकता है, जिसने अकेले 700 राक्षसों का अंत कर दिया। यह कथा केवल वीरता की नहीं थी, यह किसी भविष्यवाणी के जागने जैसी लगती थी। धीरे धीरे ये चर्चा वर्धनीपुरम के राजमहल तक पहुंची। महाराज रुद्र प्रताप ने जब यह सुना, तो उनके हृदय में वर्षों पुरानी भविष्यवाणी गूंज उठी। वही चांद, वही संकेत, वही वचन। उनकी आंखों में बेचैनी उतर आई। क्या यह संभव है कि जिसे वे खो चुके समझते थे, वह जीवित हो? सत्य जानने के लिए वे स्वयं शिकार के बहाने उस दिशा में निकले। जंगल के एक खुले मैदान में उन्होंने उस युवक को देखा। जैसे ही हवा का झोंका आया, उसकी पगड़ी हट गई और सूर्य की किरणें उसके माथे पर पड़ीं। वहां दूधिया चांद स्पष्ट चमक रहा था। राजा का हृदय धड़क उठा। समय जैसे थम गया। महल लौटते ही दरबार बुलाया गया। राजा का स्वर कठोर और कांपता हुआ था। उस रात क्या हुआ था, सच बताओ। रानियां एक दूसरे को देखने लगीं। वर्षों से दबाव है फिर से जाग उठा। दाई को बुलाया गया। वह कांपती हुई सामने आई। राजा की आंखों में जलती अग्नि देखकर उसका साहस टूट गया। वह रो पड़ी। महाराज, वे बच्चे जीवित थे, एक बालक और एक बालिका। रानियों के आदेश पर मैंने उन्हें घड़ों में छोड़ दिया। आग में नहीं जले। शायद भगवान ने उन्हें बचा लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सत्य ने जैसे महल की नींव हिला दी। रानियों के चेहरे से रंग उड़ गया। उनका षड्यंत्र उजागर हो चुका था। तुरंत सैनिक भेजे गए। चंद्र को सम्मान सहित महल लाया गया। जैसे ही वह राज दरबार में पहुंचा, उसके कदम अनायास भारी हो गए।
महल की दीवारें जैसे उसे पहचान रही थीं। राजा सिंहासन से उतरकर उसके सामने आए। उसकी पगड़ी हटाई गई। वही चांद, वही तेज। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। पुत्र शब्द उनके होठों पर काम गया। भीड़ के बीच से एक दुर्बल पर तेजस्वी स्त्री आगे बढ़ी। रानी वृंदा। वर्षों का वनवास और अपमान उसकी आंखों में था, पर ममता अब भी अडिग थी। उसने कांपते हाथों से चंद्र का चेहरा छुआ। मेरा बेटा। चंद्र के भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। माता, उस क्षण वर्षों का अंधकार समाप्त हो गया। रानियों को उनके अपराध के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। महाराज ने सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की और चंद्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शंखनाद हुआ। प्रजा ने जयकार किया। जिसे घड़े में बंद कर मिटाने की कोशिश की गई थी, वही आज सिंहासन का अधिकारी बनकर खड़ा था। भाग्य ने देर की, पर अन्याय को टिकने नहीं दिया। चांद को छिपाया जा सकता है, बुझाया नहीं। और जब वह पूर्णिमा बनकर लौटता है तो पूरे आकाश को रोशन कर देता है।